हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नगर एवं व्यापार के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे नए नए नगरों की स्थापना की गई और व्यापार भारत में कौन कौन से स्थानों से हुआ करता था। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है राहुल कुमार और आज हम चालू करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2, जिसका टॉपिक नंबर 6 है नगर एवं व्यापार के बारे में। तो आइए चालू करते हैं। इसमें कहता है नए नगरों के बारे में। आइए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग 6th सेंचुरी ईसवी पूर्व में हुआ था। मतलब 6th BC के टाइम में देखने को मिल जाता है। इसमें कहा जाता है कि उपमहाद्वीप के विभिन्न क्षेत्रों में इस प्रकार के नगरों का विकास हुआ। किस प्रकार के नगरों का विकास हुआ, तो हमने यहाँ पे देखा कुछ नए नए नगरों के विकास देखने को मिल जाते हैं। इसमें कहता है कि जैसा कि हमने पढ़ा है, इनमें से अधिकांश नगर महाजनपदों की राजधानी थी। महाजनपद, तो आप लोग को पता होना चाहिए महाजनपद कितने थे। तो हमारे पास 16 महाजनपद थे, जिसमें से 7 प्रमुख महाजनपद थे और साथ में से एक जनपद जिसका नाम था मगध, वह काफी प्रमुख महाजनपदों में से एक माना जाता है। प्रायः सभी नगर संचार मार्गों के किनारे बसे थे। मतलब जितनी भी राजधानियां थी, वो सभी के सभी राजधानी संचार, जहां से लेन देन करना का काम, आने जाने का काम आसानी से हो सके, उन जगहों पर इसको बसाया गया। जैसे कि पाटलिपुत्रा। यदि हम बात करते हैं पाटलिपुत्रा के बारे में, तो जो पाटलिपुत्रा था वह भी ऐसी जगह पर बसाया गया जहां पर आसानी से हम सूचना और प्रसार को बढ़ावा दे सके, जैसे कि गंगा नदी के किनारे। और गंगा नदी जो है वह संचार के लिए काफी बेहतर माना जाता है। पाटलिपुत्र जैसे कुछ नगर नदी मार्ग के किनारे बसे थे। उज्जैनी जैसे कि अन्य नगर भूतल मार्गों के किनारे थे। भूतल का मतलब होता है जो चारों तरफ भूमि से घिरा हुआ हो और वहां पर कोई नगर हो। ऐसे क्षेत्र में भी हमें कुछ नगरों का विकास देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तट के किनारे थे। कौन सा नगर? पुहार। तो देखो, पुहार हो गया आपके पास, उज्जैनी हो गया आपके पास, और यहाँ पर एक नाम आ गया पाटलिपुत्रा। अब आप क्या करेंगे, इन तीनों के बारे में पहले हम मैप में देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। देखो, ये रहा आपके सामने पाटलिपुत्रा, जो नदी के किनारे बसाया गया था। बात करते हैं उज्जैनी। जो उज्जैनी था वह नदियों के किनारे बसाया गया था। अब बात कर लेते हैं इसमें पुहार। देखो जरा कहाँ पर पुहार है, इसके अंदर कहीं आपको दिखाई पड़ रहा है क्या पुहार? तो ये रहा पुहार। ये जो है समुद्र के किनारे बसा था। तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों पर इस प्रकार के नगरों का विकास किया गया था। आइए देखते हैं आगे। तो कहा जाता है कि जहां से समुद्र की मार्ग चालू होता है, मथुरा जैसे अनेक नगर, अनेक शहर व्यावसायिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक गतिविधियों के जीवंत केंद्र के तौर पर माने जाते हैं। तो मथुरा, आइए देखते हैं पहले मैप में मथुरा कहाँ पर देखने को मिल जाता है। जो मथुरा है वह ये रहा कन्नौज के पास। और मथुरा क्या है, तो वो नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी के किनारे। तो ये एक्चुअल में है क्या, तो यह एक्चुअल में सांस्कृतिक, राजनीतिक और ये बड़े स्केल पर धार्मिक केंद्रों के तौर पर माने जाते हैं। अब कहता है इसमें पाटलिपुत्रा के कुछ इतिहास के बारे में बताया गया है। यहाँ पे कहा जाता है कि पाटलिपुत्रा का जो विकास होता है वो पाटली ग्राम नामक एक गांव से होता है। ये 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व मगध के शासकों ने इनको अपनी राजधानी बनाई थी। कब? 4th BC के टाइम में बनाया गया था। ये थोड़ा सा घूम रहा है। तो 4th BC के समय में इसे बनाया गया था। यदि हम बात करते हैं इसके बारे में एक चीज और, तो आप लोग को शायद पता होना चाहिए इसके बारे में, और वो ये कि जो पाटलिपुत्र थी, ये दूसरी राजधानी थी मगध की। जो पहली राजधानी थी वह राजगीर थी। कौन सी थी? तो वह राजगीर थी। यहाँ से कहा जाता है कि इसे हटा करके इसे बस्ती में लाने का निर्णय किया और इसका नाम बदल दिया गया। 4th BC के समय में आते आते ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी और एशिया के सबसे बड़े नगरों में से एक बन चुका था। मतलब कि 4th शताब्दी के समय में एशिया का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो वो था आपका पाटलिपुत्र था। बाद में इसका महत्व कम हो गया और जब चीनी यात्री 7th सेंचुरी में इंडिया आते हैं तो यहाँ आए
तो उन्होंने ये नगर एक खंडहर के रूप में बदला हुआ देखा। और उस समय यहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम थी। मतलब ये हुआ कि ये लगभग 700 सालों के अंतराल के अंदर अंदर, सॉरी 700 नहीं, 1100 सालों के अंतराल के अंदर अंदर ये पूरी तरह से खत्म हो गया था। यहाँ पे कहता है कि नगरीय जनसंख्या, किसी भी नगर की जनसंख्या को हम नगरीय जनसंख्या के तौर पर जानते हैं। नगरीय जनसंख्या की बात करते हैं तो इसमें से कौन कौन से लोग वहां पर रहा करते थे। तो कहता है संभ्रांत वर्ग और शिल्पकार रहा करते थे। हमने पढ़ा है कि शासक वर्ग और राजा किलेबंद नगर में रहते थे। यद्यपि इनमें से अधिकांश स्थलों पर व्यापक रूप से खुदाई करना संभव नहीं है, क्योंकि आज भी इन क्षेत्रों में लोग रहते हैं। इसीलिए हम वहां पर खुदाई करके नगरीय जनसंख्या की जानकारी और साक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ से विभिन्न प्रकार के पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूरा अवशेष का मतलब होता है प्राचीन समय की उपयोग की जाने वाली वस्तु की जानकारी प्राप्त होती है। इनमें से उत्कृष्ट श्रेणी मतलब अच्छे किस्म की मिट्टी के कटोरे पाए गए हैं। थालियां मिली है जिन पर चमकदार कलाई चढ़ाई जाती थी, मतलब कि चमकीला कोई पदार्थ चढ़ाया गया था जिससे कि वह काफी अलौकिक प्रकाशित हो और काफी ज्यादा अच्छा देखने में लगे। इन्हें उत्तरी कृष्ण मार्जित पत्र कहा जाता था। मतलब कि जब किसी पात्र के ऊपर जो चमकीला चीज चढ़ाया गया था, उस चमकीले चीज को हम क्या कहते हैं, तो कृष्ण मार्जित पात्र कहा गया था। कृष्ण मार्जित पात्र, ठीक है, जिसे हम कहते हैं श्याम पर चढ़ाया गया था। संभवतः इसका जो उपयोग था वो अमीर लोग किया करते थे। साथ ही सोने, चांदी, कांस्या, तांबे, हाथी के दांत, शीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों से ये बने होते थे उपकरण, हथियार, बर्तन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है, जिसका इस्तेमाल सामान्यतः समाज के बड़े धनी संपन्न वर्गों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया था। कहता है सेकंड सेंचुरी के समय आते आते हमें कई नगर में छोटे दानात्मक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मतलब कि कुछ दान देने की जानकारी प्राप्त होती है। इसमें दाता के नाम के साथ साथ प्रायः उसके व्यवसाय का भी उल्लेख मिलता है कि वह कौन सा काम किया करता था, नहीं किया करता था, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। इनमें नगरों में रहने वाले कौन कौन से लोग थे, तो नगर में कौन कौन से लोग रहा करते थे, वो रहते थे धोबी रहा करते थे। इसके साथ साथ यहाँ पर बुनकर रहा करते थे, कपड़ा बुनने वाले। लिपि मतलब जो लेख लिखा करते थे। बढ़ई मतलब लकड़ी के काम करने वाले। कुम्हार मिट्टी का काम करने वाला। स्वर्णकार सोने का काम करने वाला। लोहकार मतलब लोहे का काम करने वाला। अधिकारी जो ऑफिशियल वर्क पे काम करता है। धार्मिक गुरु पंडित जिसे कह सकते हो। व्यापारी और राजा के बारे में विवरण देखने को मिल जाता है, क्योंकि इन सभी लोगों को किसी न किसी रूप में भूमि दान में दी गई थी। इसमें कहता भी है कि कभी कभी उत्पादकों और व्यापारियों के संघ का भी उल्लेख मिलता है, जिन्हें श्रेणी कहा गया था। आप लोग को ये पता होना चाहिए कि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि श्रेणी किन्हें कहा जाता है। ये 2020 में क्वेश्चन आया था कि श्रेणी किन्हें कहा जाता है। तो यह उत्पादकों और व्यापारियों के संघ को श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कहता है कि ये जो श्रेणी थी संभवतः पहले कच्चे माल को खरीदती थी और फिर उनसे सामान को तैयार कर बाजार में बेच दिया करती थी। और आपको पता ही होना चाहिए कि जितने भी बिजनेसमैन होते हैं वह पहले रॉ मटेरियल को खरीदते हैं और फिर उनको मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करके वो उसे मार्केट के अंदर सेल कर देते हैं। ये तो इनका मेन काम होता है। तो यही इसी प्रकार के काम यहाँ पर श्रेणी वर्ग के लोगों के द्वारा किया गया था। यहाँ पर एक साक्ष्य मिला है, लिखा गया है कि तीसरी बीसी के समय में हड़प्पा सभ्यता जिन क्षेत्र में फैली, क्या वहां कोई नगर थे, तो शायद यहाँ पर बड़े स्केल पर नगर देखने को मिल जाते हैं। हम इसके बारे में इसको समझने के लिए मैप पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन से नगर थे। तो देखो इस मैप में देखोगे तो आपको मिल जाएगा मथुरा, आपको देखने को मिल जाएगा, या कुषाण तक्षशिला आप ले सकते हो। इसके साथ शक गणराज्य में भरू कच्छ ले सकते हो, उज्जैनी ले सकते हो। ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जो इस समय बड़े स्केल पर देखने को मिल जाते थे हड़प्पा के समय के। कहता है कि यह संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोहे के उपकरणों का प्रयोग किया था। मतलब कि लोहे के उपकरण की जानकारी प्राप्त हो जाती है और लोहे के उपकरणों को बनाने वाले जो लोग हुआ करते थे उन्हें हम क्या कहते हैं, शिल्पकार कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, हम शिल्पकार कहा जाता है। कहता है कि 6.3 पॉइंट में आते हैं।
तो कहता है कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार, मतलब कि भारत के अंदर वाले क्षेत्रों में और भारत के बाहर वाले क्षेत्रों से होने वाले व्यापार के बारे में बात करता है। यहाँ पर उससे पहले चलते हैं दानात्मक अभिलेख। दानात्मक अभिलेख के बारे में क्या लिखा गया है? तो दानात्मक अभिलेख में धार्मिक संस्थानों को दिए जाने वाले दान के बारे में बताया जाता है। मतलब कि धार्मिक संस्थानों को दिए गए दान की जानकारी कहाँ से मिल जाती है? तो दानात्मक अभिलेख से मिल जाती है। कहता है 6th सेंचुरी के समय में, मतलब कि 6th BC के समय की बात करता है। इस समय उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्ग, मतलब कि लैंड रूट और दूसरा रिवर रूट, इन दोनों रूटों के बारे में बात करता है, जो बड़े स्केल पर इनका जाल बिछा था और कई दिशाओं में फैला था। मध्य एशिया और उसके उससे भी आगे भूमार्ग थे, मतलब लैंड रूट हमारे पास देखने को मिल जाता है। और ये जो लैंड रूट था, जिसे हम कहते हैं सिल्क रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्क रूट भी कहते हैं। और ये रूट हमारे पास पहले के समय से ही विराजमान है, जो विश्व के अलग अलग महाद्वीपों को जोड़ने का काम करता है। तो ये इस प्रकार के रूट हमें देखने को मिल जाते हैं। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह से जो हमारे पास पानी के जहाज आते हैं, रुकते हैं, उन्हें बंदरगाह कहते हैं। इन बंदरगाह से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैल गया था और बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैल गया था। हालांकि इस प्रकार के रास्तों का जो विस्तार था वो बंगाल की खाड़ी से फैला था और दूसरा फैला था आपका कहाँ से? तो अरब सागर से फैला हुआ था। अब यहाँ पर कुछ चीजों को अंडरलाइन करने की जरूरत है। तो हमारे पास जो जलमार्ग दिखता है वो अरब सागर में मिल जाता है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाता है। अरब सागर में कहाँ कहाँ पर? तो उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया यहाँ पर फैले हुए थे और बंगाल की खाड़ी से चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक यहाँ से जल मार्ग बड़े स्केल पर देखने को मिल जाता है। शासकों ने प्रायः इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की और संभवतः वे इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले में उन्हें धन लेते थे। मतलब आप कह सकते हो कि पथ कर, पथ मतलब जो जिस रास्ते पे चलता है उसको उस रास्ते पे चलने के लिए दिए जाने वाले कर को पथ कर कहा करते थे, रोड टैक्स। आज के समय में आप यदि टोल टैक्स पास करते हो तो टोल टैक्स आपको देना पड़ता है। तो वहां पे जो टोल टैक्स दे रहे हो वो टोल टैक्स रोड पे चलने के लिए दिया जाता था। ठीक उसी प्रकार से पहले के समय में आपको पथ कर देना पड़ता था। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी वाले भी लोग थे तथा व्यापारी और बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी हुआ करते थे। मतलब इस समय जो लोग रोड के ऊपर चलने के बाद कर दिया करते थे उसमें से कौन कौन से लोग थे? वो लोग थे व्यापारी थे, बैलगाड़ी के लोग थे, घोड़े खच्चर बेचने वाले व्यापारी थे। ऐसे लोगों की संख्या इसमें मिल जाती है। साथ ही समुद्री मार्ग से भी लोग यात्रा करते थे जो काफी ज्यादा खतरनाक थी लेकिन बहुत लाभदायक भी थी। तमिल भाषा में मत्स्यथुब्बन और प्राकृत में सतवाह और शेट्टी के नाम से प्रसिद्ध सफल व्यापारी धनी हुआ करते थे। तो यहाँ से भी आपका 1 नंबर का MCQ आ चुका है। यहाँ पर यह आता है, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेट्टी और सतवाहा किसे कहा जाता है? तो सेट्टी और सतवाहा जो होते हैं वह धनी व्यापारियों को कहा जाता है। धनी व्यापारियों को क्या कहते हैं? सेट्टी और सतवाहा कहा जाता है, जिसकी जानकारी हमें तमिल भाषा में लिखे गए ग्रंथ जिसका नाम था मत्स्यथुबन और प्राकृत में सतवाहा जैसे नामों से जानकारी मिल जाती है। यहाँ पर नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उससे बनाए गए उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाए जाते थे। मतलब कि यहाँ पर हमने जो व्यापार किया था भारत से लेकर के अन्य देशों के बीच में, तो जो व्यापार किए गए थे वह किन किन चीजों का व्यापार किया गया था? तो वो जो व्यापार था वो नमक का था, अनाज का था, कपड़े धातुओं के थे और इस प्रकार के बनाए गए कुछ अनेक चीजों को हम यहाँ पर व्यापार किया करते थे। रोमन साम्राज्य में काली मिर्च हम किया करते थे, जैसे मसालों और कपड़ों व जड़ी बूटियों को भारी मांग थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर के रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया गया था। इसको समझने के लिए आइए देखते हैं, इस डायग्राम की ओर समझ लेते हैं।
देखो इस डायग्राम से यदि आप समझेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ से जो हमने व्यापार किए थे वह व्यापार हमने सुमात्रा और भरूकक्ष से, ये आपका अरब सागर है, और यहाँ से होते हुए हमने आपका जिसे हम कहते हैं क्या वेस्ट एशिया कहते हैं, हमने वेस्ट एशिया की ओर व्यापार करना चालू किया था। इधर से देखा जाए तो इधर से हम लोगों ने इधर की ओर व्यापार किया था, जिसमें से यहाँ इस साइड में हमारे पास आ जाते हैं साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, और ऊपर के साइड में जाते हैं तो वो जाता है चाइना। तो हमने इन जगहों पर बड़ी मात्रा में व्यापार को बढ़ावा देने का काम चालू किया था। तो यहाँ से हम लोग बड़े स्केल पर व्यापार किया करते थे। जब हमने बात किया व्यापार के बारे में तो इधर ही आपको पड़ जाता है मेसोपोटामिया, और यहाँ से मेसोपोटामिया की ओर हम व्यापार के रूप में जिन वस्तुओं का व्यापार करते थे उसमें था हमारे पास काली मिर्च थी, और इसके साथ साथ यहाँ पर सूती वस्त्र हुआ करते थे जिसका हमने बड़े स्केल पर व्यापार के लिए प्रयोग किया गया था। और भारत से देखा जाए चीन के बारे में और साउथ ईस्ट एशिया के बारे में, तो यहाँ पर जो व्यापार होते थे वह अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का व्यापार किया गया था, जैसे कि यहाँ पर जड़ी बूटी, नमक, अनाज, कपड़ा, धातु, इन सभी प्रकार की चीजों का हमने यहाँ पर व्यापार किया था। कहता है सिक्के और राजा। आइए बात करते हैं सिक्के और राजा के बीच में क्या संबंध बताया गया है। कहता कि व्यापार के लिए सिक्के के प्रचलन में विनिमय कुछ हद तक आसान हो गया। मतलब कि हम यहाँ पर लेन देन करने के लिए किसका इस्तेमाल किया करते थे, तो हमने यहाँ पर सिक्कों को बड़े स्केल पर इस्तेमाल किया गया। चांदी और तांबा के आहत सिक्के। आहत सिक्के का मतलब क्या होता है? आहत का मतलब होता है जिस सिक्के के ऊपर जो छपाई की जाती है उसे हम कहते हैं क्या, आहत सिक्के कहते हैं। इसकी जानकारी हमें 6th BC के समय मिल जाती है। कब मिलती है? तो 6th BC के समय में मिल जाती है। यहाँ पर सबसे पहली बार इसका प्रयोग किया गया था, और ये पूरे उपमहाद्वीप में खुदाई के दौरान हमें इस प्रकार के सिक्के मिल जाते हैं। मुद्रा शास्त्री जो मुद्रा के बारे में जानकारी देते हैं ने इनका और अन्य सिक्कों का अध्ययन करके उनके वाणिज्यिक प्रयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाया और बताया कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया गया था। आहत सिक्के पर बने प्रतीकों को उन विशेष मौर्य वंश जैसे राजवंशों के प्रतीक से मिलाकर पहचान करने की कोशिश की गई, तो पता चला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था। मतलब कि आहत सिक्के जो थे उनको जारी करने, मतलब कि लोगों के बीच में फैलाने का जो काम किया गया था वह किसके द्वारा किया गया? राजाओं के द्वारा किया गया था। इसके लिए तो व्यापार के लिए किया गया था। यह संभव है कि व्यापारी, धनपति और नागरिकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किए होंगे। मतलब किस प्रकार के सिक्कों को जारी करने का जो अधिकार था वो किन किन लोगों को अधिकार दिया गया था? तो यह अधिकार व्यापारियों को दिया गया था, धनपतियों को दिया गया था, और कुछ नागरिकों को भी इस प्रकार के अधिकार दिए गए थे। कहता है कि शासकों की प्रतिमा और नाम के साथ सबसे पहले सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने जारी किए थे। अब देखो आप लोग को पता होना चाहिए कि हमने पहले के समय में कई प्रकार के सिक्कों को जारी किया था, लेकिन इस सिक्कों के ऊपर पहले के टाइम में किसी राजा का साइन नहीं हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या किया हमने, तो इसके अंदर किसी राजा की प्रतिमा को हमने छाप दिया या फिर हमने उसके नाम को छाप दिया। इस प्रकार के नाम और प्रतिमा को छापने की जानकारी सबसे पहले किससे मिल जाती है? तो वह मिलती है हिंदी यूनानी शासकों के द्वारा। इस प्रकार के सिक्के पहली बार जारी किए गए थे, और कब जारी किया गया? तो वो किया गया था 2nd BC के समय में किया गया था, जो हमारे भारत के उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाए जाते हैं काफी बड़े स्केल पर। क्योंकि इन्हीं के द्वारा हमारे भारत के नॉर्थ ईस्ट में बड़े स्केल पर इनके नियंत्रण देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि सोने के सिक्के के बारे में बात आ जाती है। कहता सोने के सिक्के सबसे पहले पहली BC के समय में कुषाण राजाओं के द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? तो कुषाण के राजाओं के द्वारा जारी किया गया। इनके आकार और वजन आज के रोमन सम्राटों और ईरान के पार्थियन शासकों के द्वारा जारी किए गए सिक्कों के बिल्कुल समान थे। मतलब यहाँ पे कहा जाता है कि जो कुषाणों ने सिक्के जारी किए थे, इन कुषाणों के सिक्के किससे मिलते जुलते हैं? तो इन कुषाणों के सिक्के जो मिलते जुलते हैं वो पहला तो मिलता है आपका किससे, तो रोमन से मिल जाता है, रोमन साम्राज्य से मिल जाती है। और ये दूसरे की बात करते हैं तो वो दूसरा मिलता है ईरान के पार्थियन साम्राज्य से मिल जाता है, ईरान के पार्थियन
साम्राज्य से मिल जाता है। तो इन दोनों के शासकों के जो सिक्के हुआ करते थे सोने के, उनके सिक्कों के समान ही कुषाण के द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के होते थे। ये जो सोने के सिक्के थे ये उत्तर और मध्य के कई पुरा स्थलों पर इस प्रकार के सिक्के मिल जाते हैं। हालांकि इंडिया का जो ऊपर का पार्ट था और इंडिया का जो बीच का मिडिल पार्ट था वहां पर बड़े स्केल पर ये सिक्के देखे गए थे। सोने के सिक्कों के व्यापक प्रयोग से संकेत मिलता है कि बहुमूल्य वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का विनिमय किया गया था। मतलब विनिमय मतलब वस्तुओं का लेन देन किया गया था, किसके माध्यम से? इस सोने के सिक्के के माध्यम से। इसके अलावा दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संख्या में रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि व्यापारिक तंत्र राजनीतिक सीमाओं से बंधा हुआ नहीं था। मतलब इसके मैप में यदि आप देखेंगे तो मैप में ये समझ में आएगा कि साउथ में जो चोल चेर पांड्य थे, यहाँ से बड़ी मात्रा में हमने रोमन साम्राज्य के अंदर व्यापार किया था, जो व्यापार सोने के सिक्के में होते थे। क्योंकि सोने के सिक्के हमें जो प्राप्त होते हैं वह रोमन डायनेस्टी के प्राप्त होते हैं। मतलब कि रोमन साम्राज्य से साउथ इंडिया में बड़े स्केल पर सोने के सिक्कों के माध्यम से व्यापार हुआ करता था। चलते हैं आगे इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो देखो नेक्स्ट में यहाँ पे कहता है, क्योंकि दक्षिण भारत, जो साउथ के बात करते हैं, तो दक्षिण भारत रोमन साम्राज्य के अंतर्गत ना होते हुए भी व्यापारिक दृष्टि से रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ था। क्योंकि देखो कह रहा है ना कि साउथ इंडिया रोमन साम्राज्य के अंदर नहीं था, लेकिन फिर भी वहां पर क्या हुआ करते थे? व्यापार हुआ करते थे। पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धा, योद्धे मतलब होता है क्या? वहां के कबीलाई गणराज्यों को हम क्या कहते हैं? योद्धे कहते हैं। इन लोगों ने भी क्या किया था? सिक्के जारी किए थे। इनके द्वारा जो योद्धे थे, इनके द्वारा जो सिक्का जारी किया गया वो कौन सा था? तो तांबे के सिक्के जारी किए गए थे। किसका? तांबा का। जिनसे योद्धे की व्यापार में रुचि और सहभागिता की जानकारी मिल जाती है। मतलब योद्धे लोग भी थे, वह भी व्यापार किया करते थे, और ये व्यापार भी भारत के उपमहाद्वीप के अन्य क्षेत्रों से किया करते थे। अब जब बात करते हैं यहाँ पर हम मुद्रा के बारे में, तो मुद्रा से संबंधित एक पॉइंट यहाँ पर यह है कि मुद्रा शास्त्र सिक्कों का अध्ययन है। इसके साथ ही उन पर पाए जाने वाले चित्र, लिपि आदि तथा उनकी धातुओं का विश्लेषण और जिन संदर्भों में इन सिक्कों को पाया गया उनका अध्ययन भी मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। मतलब मुद्राओं का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग किए गए थे पहले के समय में। फिर कहता है कि सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से एक किसने जारी किया था? तो सोने के सबसे अच्छे या भव्य सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया था। इनके शुरुआती समय के सिक्के में सोना अति उत्तम था, मतलब सोना अच्छे किस्म का इस्तेमाल किया गया था। इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से व्यापार विनिमय करने में आसानी होती थी, क्योंकि लेन देन करना आसान हो जाया करता था, जिससे शासकों को भी लाभ हुआ करता था। 6th सेंचुरी में सोने के सिक्के मिलने कम हो गए थे। क्या इससे यह संकेत मिलता है कि उस काल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था? मतलब कि इस समय हमारे पास जो सोने के सिक्के मिलते हैं वह सोने के सिक्के कम हो गए थे। इसके पीछे कारण यही था कि कुछ लोग सोने को अपने तरीके से ढाल के उसका चलन में, या फिर वो अपने पास रख करके अपने निजी कामों में इस्तेमाल करते थे। इसीलिए उसका प्रचलन इस समय तक घट चुका था। इतिहासकारों में इसे लेकर मतभेद है। कुछ का कहना है कि रोमन साम्राज्य के पतन के बाद दूरवर्ती व्यापार में कमी आई थी, जिससे उन राज्यों, समुदायों और क्षेत्रों की संपन्नता पर असर पड़ा जिन्हें दूरवर्ती व्यापार से लाभ मिलता था। इसीलिए यहाँ पर सोने के सिक्के का प्रचलन कम हो चुका था। इस काल में नए नगरों और व्यापार के नवीन तंत्रों का उदय होने लगा। उनका ये भी कहना है कि यद्यपि इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्कों का उल्लेख होता है। क्या इसका अर्थ ये हो सकता है कि सिक्के इसलिए कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किसी ने संग्रह करके नहीं रखा? तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आने की संभावना है वह क्वेश्चन ये आ सकता है कि बताइए, यहाँ पर यह आ सकता है क्या कारण है कि गुप्त शासक के बाद सोने के सिक्के
प्रचलन में कम हो गए। इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो आप इसमें सारे पॉइंटों को इसके आंसर से जोड़ करके लिख सकते हैं क्लास, तो ये आपके आंसर पूरे पूरे हो जाएंगे। तो आज की क्लास में हमने कई प्रकार के सिक्कों के बारे में बात किया, उनके व्यापार के बारे में बात किया, सिक्कों को किस प्रकार से काम में लाया गया उसके बारे में बात कर लिया। तो क्लास ये आपको कैसा लगा जरूर बताइए, और वीडियो को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।